राधे राधे। अब पढ़ते हैं हम ये 11 अध्याय महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये चैप्टर हमेशा के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो जो बातें आएगी, मुख्य बातें, वो कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा और अपने लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। कह रहे हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें सविनय अवज्ञा और उसके आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेला व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण के साथ जुड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरिबाल्डी को, जब क्लास 10th का इतिहास पढ़ रहे थे तो वहाँ पे गैरिबाल्डी नामक आया था, जो किससे जुड़ा है, इटली के इतिहास से। अमेरिका की स्वतंत्रता के युद्ध के साथ जॉर्ज वाशिंगटन और वियतनाम के औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष हो ची मिन को जोड़कर देखते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही है, बहुत लोग थे, लेकिन इससे क्या थे, सर्वाधिक प्रभावशाली थे। अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त या उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों न हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। इस अध्याय में 1915, एक कहाँ से, 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। 1915, तो गांधी जी लौटे थे 9 जनवरी कब, 1915 को दक्षिण अफ्रीका से, और 1948-47 तक तो आज़ाद ही हो जाएगा। 1948 में इनका मृत्यु ही हो जाता है। मतलब इनका आधुनिक, मान लो महात्मा गांधी का युग है ये। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त, वह जिन सामाजिक आंदोलन से जुड़ा रहा, के पुनर्निर्माण में करते हैं। अभी तक के डेटा में कुछ भी याद करने लायक नहीं है, न जानने लायक, बस पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। 1930 में नमक यात्रा शुरू करने के पूर्व साबरमती किनारे आश्रम के निकट समर्थकों से बात करते महात्मा गांधी। आपने नमक यात्रा सुना होगा, याद होगा। 1930 में शुरू हुआ। इसके पहले साबरमती नदी, साबरमती क्या है, गुजरात। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद 9 जनवरी, कितने को, 9 जनवरी 1915 को अपने गृह भूमि वापस आए। इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत आए थे। चलिए, गृह भूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया।
यहाँ वे वकील के रूप में गए थे। दक्षिण अफ्रीका किस किस रूप में गए थे? वकील के रूप में गए थे। और बाद में वे इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। गए थे तो वकील के रूप में, लेकिन वहाँ का सब परिस्थितियाँ बनती गई, देखते गए वहाँ क्या बन गई है, एक नेता बन गए, भारतीय समुदाय का एक नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंद्रदेव नेसन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीकी का इस्तेमाल किया, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातीय और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। ये बातें अगर गांधी जी के बारे में लिखना हो कभी, तो ये सब बातें समझे रहेंगे तो लिखने में अच्छा रहेगा। लेखन शैली जो है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय भारत 1893 में ये जब वे यहाँ से गए थे 1893 में, आए 1915 में, तब के समय अपेक्षाकृत भिन्न था। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। 1905 से 7 स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। ये आप याद रखेंगे इस बात को कि लाल बाल पाल के रूप में किसे जाना जाता है। तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता थे। इन तीनों को यह जोड़कर उनके संघर्षों के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन तीनों नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, कैसा लड़ाकू, वही उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार की हिमायती था। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान राजनीतिक परमदर्शिता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे। कभी क्वेश्चन में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यही थे गोपाल कृष्ण गोखले। जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। जो गोखले हैं वो गांधी जी को बोले कि 1 साल तक तुम भारत के भाई भ्रमण करो पूरा, हैं? इसको नहीं। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। कौन से गुरु? राजनीतिक गुरु थे। तो राजनीति यहाँ करने से पहले आपका काम है कि 1 साल तक आप भ्रमण कीजिए, सगरों घूम घूम के अपना देखिए कि क्या क्या हो रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे राजनीति करना है। देखिए, गांधी जी ने मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले, साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल
के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे वो इस भूमि और इसके लोगों को जान सके। ये दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी फरवरी 1908 उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थित फरवरी 1916 में बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। बनारस विश्वविद्यालय इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दिए गए दान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहाँ धनी व सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है, जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विद्यालय की स्थापना का घोतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों और उन किसानों कामगारों को याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। मतलब जो श्रमिक वर्ग के हैं, जो कामगार हैं, वैसे लोग वहां पे ज़्यादा उपस्थित नहीं थे। एक दृष्टि में एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य की उद्घाटन था। अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकील, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, क्या मंशा है, भाषण से मालूम प्रतीत हो रहा था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। उसी वर्ष से अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस
बिहार में चंपारण आए एक किसान उन्हें वहां अंग्रेज के नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। देखो 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, लखनऊ का अधिवेशन, जिसमें गांधी जी भी आए थे और बिहार से चंपारण के है ना राजकुमार शुक्ल गए थे, जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो वो गांधी जी से बताया कि हमारे यहाँ नील का जो खेती है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, इसे मतलब जबरदस्ती कराया जाता है। नील की खेती करने से क्या होता था, मिट्टी अउपजाऊ हो जाता था। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है मोटा मोटी कि 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस का अधिवेशन होता था हर वर्ष, वो है बिहार के चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें अंग्रेज के नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। चलिए दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। बहुत कम कम बातें दी गई है और डिटेल में देने पढ़ने के लिए आप आधुनिक भारत को और डिटेल पढ़ सकते हैं, जितना दिया है वो देखते हैं। दूसरा जो हेडिंग है, असहयोग की शुरुआत और अंत। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। अगले वर्ष यानी 1918 गांधी जी गुजरात अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद श्रम विवाद, है ना, श्रमिक मजदूर आंदोलन, श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य किसान की लगान माफ करने की मांग की। 1917 के बाद 1918 में 2 काम किए। जो श्रम विवाद है, अहमदाबाद में श्रम विवाद में हस्तक्षेप किए, कपड़ा मजदूर रोक लिए। दूसरा, खेड़ा में फसल चौपट होने पे राज्य को लगान माफ करने की मांग की। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाला जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914-18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुति के आधार पर कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके बाद इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों के चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों को बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया था। स्थानीय कांग्रेस सज्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में खून खराबे का चरमोत्कर्ष, मतलब सबसे हाईएस्ट पीक पर पहुंच गई, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रपति सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जलियांवाला बाग
हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड के 400 से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। कहाँ से लिखा है एनसीईआरटी। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी, जो भारतीय उपनिवेश की खात्मा करना चाहते थे। उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों न जाए और तथा कर न चुकाए, टैक्स न दें। संक्षेप में सभी अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ साथ हाथ मिला लिए, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल आतुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामाबाद के प्रति खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। एक लोकप्रिय आंदोलन की फिर तैयारी हो रही है। थोड़ा सा देख लेते हैं ये खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 के नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। आंदोलन की निम्नलिखित मांगें थी। पहले कि ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामिक पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। गांधी जी ने यहाँ आशा की थी कि असहयोग और खिलाफत के साथ मिलने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव का उन्मुक्त कर दिया था और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाना से मना कर दिया। कई कस्बों, नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवस का नुकसान हुआ। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानून की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमायूं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी के नेतृत्व का अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देश पर टिके रहने के बजाय अपने हितों के मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल पर कार्यवाही की। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक
लुई फिशर ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। फरवरी 1922। नींव मतलब उसका स्तंभ, मतलब कोई भी चीज का पिलर। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत चौरा चौरी पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसे आग लगा दी। 5 फरवरी या 3 फरवरी कितना का हुआ था चौरा चौरी कांड? हम्म 4 फरवरी के 5 फरवरी हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। हाँ हाँ, सहयोग आंदोलन। ठीक है, याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही 4 फरवरी 1922 चौरा चौरी, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया किसी भी तरह की उत्तेजना, निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों को घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। असहयोग आंदोलन 1922 विदेशी वस्तुओं को इकट्ठा किया जा रहा ताकि उन्हें आग में जलाया जा सके। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव है कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनमें से भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि से आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपस में भिन्न मत रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्श और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। क्योंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा, यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हो, तो इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। जज जननेता 1922 तक गांधी जी को भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार 19 फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वादे को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यवसायी और बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और
कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इनमें से तो कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्होंने अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे, उनकी ही तरह रहते थे और उनकी ही भाषा में बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्र में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट बूट, ठीक ना, आजकल कैसे ही नेता मिलेंगे, बात करेंगे किसका, स्वदेशी का, और पहनते हैं कहाँ, दूसरा ठई का घड़ी, हैं? अन्य तरह का वस्त्र। जैसे मान लीजिए बात हुआ स्वदेशी का मतलब अपने देश का पहनना है, अपने देश का चीज इस्तेमाल करें, और कर रहे हैं दूसरे ठई का। लेकिन गांधी जी वैसे नहीं थे, इसलिए गांधी जी है। जो गांधी को नहीं पढ़ा है वही आलोचना करता है। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली की सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वही गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था से प्रचलित मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद दी। यहाँ से एक बात लिखी गई है, चित्र जो ये नीचे दिया गया है उसके बारे में, कि चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद का सर्वाधिक स्थानीय पहचान बन गया। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक भी बना, और ये ऐसी विशेषताएं थी जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। चरखा। महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों के मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया के घोर आलोचक थे। ये मशीनों के विरुद्ध में थे, आधुनिकरण के विरुद्ध में थे। उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिससे मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था तथा उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनकारी के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के भूख से मरने के लिए सड़कों पर न फेंक दिए जाए। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण का कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। धन के केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं, इसका मतलब हो कि कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में ना हो जाए, जैसे आज भी है। धन का केंद्रीकरण हो गया है, इतना 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 धनी धनी आदमी है, इतना धनी धनी सब हो गया है कि दो चार दस को है केवल धनी, वही पूरा चला रहा है। वो केंद्रीकरण होता है।
जैसे मैं जियो अभी ले लो, पहले कई गो कंपनियां थी, अलग अलग लोगों का था, उसका अलग अलग मालिक थे, एयरटेल, वोडा, ये वो, हैं। अब क्या हो गया, एगो हो गया। धीरे धीरे सबको विलीन करके सब किसका कर दिया है, जियो का। तो जितना पैसा जाता है कितना है हमारे जियो में, 1,500 तो हम ही देते हैं करके हर महीने दान में। हम्म। इतिहासकार शहीद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी जी गांधी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो वो हर जगह भीड़ उनको बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार में यह रिपोर्ट लिखी है। भटनी में गांधी जी के स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसुमही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा गांधी जी कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगलों के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10 हजार से कम लोग नहीं थे। प्रेम से अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चौरी चौरा में यह चौरा चौरी में एक मरवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं, एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपये और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर महात्मा की एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों को कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारी शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देश को अस्वीकृत करने की शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है और यह उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां भी थी। इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। बातें ऐसे ऐसे बनी अफवाहें। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से गांधी जी के भारतीय किसानों के लिए एक उद्वारक के समान थे। उनकी ऊंची कारों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वतंत्रता वापस लाने वाले थे। गरीबों के विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीक के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी शैली तथा हाथों में काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग
गांधी जी से सहानुभूति रखते थे, जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसा देखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। महात्मा गांधी जन अनुरोध निस्संदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वो पूर्वोदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने की उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने के प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्र पर आधारित थी। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया और अब इससे इसमें वे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो अभी तक इससे अछूत थे। अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए थे। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्द ही समझ ली। उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज को लाभ पा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी। जी.डी. बिड़ला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब, किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारण कुछ भिन्न संभवतः परस्पर विरोधी थे। हालांकि महात्मा गांधी स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। उनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, टी राजगोपालचारी शामिल थे। महात्मा गांधी जी ये घनिष्ठ सहयोगी महात्मा गांधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी 1924 में जेल से रिहा हो गए। अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक जितने उतने ही वे समाज के सुधारक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त करना पड़ेगा या होना पड़ेगा। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच सौहार्द पर बल दिया। इसी तरह आर्थिक स्तर पर भी भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने
समुद्र पार के आयातित मिल में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर दी। मतलब अंग्रेजी कपड़ा नहीं पहनना है, देसी कपड़ा पहनना है। गांधी जी का यही निचोड़ है। अभी हम गांधी जी के बारे में और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि सत्याग्रह नमक सत्याग्रह अभी हम पहुंचे हैं 1924 तक। यहाँ पे अभी गांधी जी खादी वस्त्र का बढ़ावा दे रहे हैं कि आप जो ये अंग्रेजी कुल कपड़ा पहन रही है सब मत पहनिए, खादी कपड़ा पहनिए, है ना। और भाषण दे रहा है आजकल नेता सब, हैं कि स्वदेशी अपनाओ, और पहन ले रहा है दूसरा चाइनीज घड़ी है। तो देश की सब कुल बातें हो रही हैं अभी। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी के बारे में जितना पढ़िए उतना ही कम है।